Ji, Assalamu alaikum everyone. This is Dr. Ahmed Hassan and I'm the Chief Mentor and Program Head for the FCPS Part 1 and MBBS program that is being conducted by Met Exam Expert and the StudyMate. This session has been planned so that we can educate the candidates about the changes that have been made by CPSP for the June attempt, the things that they need to take, and how they should prepare themselves mentally, and how they should basically attempt this whole exam of FCPS Part 1 that was delayed. This exam was planned for May, but it was delayed and now it is going to take place in June, inshallah, in about 8 days' time. So this session is a very important and significant session that you guys would attend. आपको एक एक चीज बताई जाएगी कि the type of questions that you will encounter in this exam, the things that you need to take to this exam, moreover, how you need to attempt the questions, how you need to analyze the options, and how you need to divide the time during this whole course. So I will wait for a bit. Let me just confirm if people have joined in. Yes. So basically आप सबको पता है कि this attempt was a delayed attempt. This attempt was planned to be in May. Obviously आप सब में से majority लोगों ने तैयारी की होगी मई के लिए. You have got extra days for your preparation. We also made sure कि हम लोग February के papers आपके साथ discuss कर लें on our public Telegram group और alhamdulillah the discussions were very smooth and they went really well. जिन्होंने अटेंड किए हैं उनके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हुए. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने कोई चीज़ स्किप की हुई है फरवरी के पेपर से तो वो आप करके जाएं. फरवरी के पेपर्स कैन नॉट बी स्किप्ड एट एनी कॉस्ट. गोल्ड रिकॉल्स 11 कैन नॉट बी स्किप्ड एट एनी कॉस्ट. मोर ओवर द पैटर्न ऑफ MCQs, the methodology of MCQs, the methodology of the questions has been changing and evolving since the past two attempts. There have been more conceptual questions. तो आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि आपके कॉन्सेप्ट भी अच्छे होने चाहिए along with the root learning. तो जब आप फरवरी के पेपर्स कर रहे हो तो आपने अगर एक स्टेटमेंट है तो उसके रूट कॉज तक भी पहुंचना है. अब मैं आपको पूरे सेशन में लेके चलूंगा. पहले मैं आपको बताऊंगा what will be the pattern etc of this exam and then I will move forward. Basically FCPS part 1 का exam consists of two parts, two papers. ठीक है, पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है और दोनों पेपर में बेसिकली 100 MCQs ईच होते हैं. मतलब कि टोटल आपने 200 MCQs अटेम्प्ट करने होंगे. 100 questions in paper 1 and 100 questions in paper 2. ठीक है, अब जो questions आते हैं they are multiple choice questions. Basically इसको हम लोग दूसरा नाम कहते हैं BCQs, the best choice questions. The options जो उन्होंने आपको प्रोवाइड की गई हैं उसमें से आपने चूज करनी है जो बेस्ट है, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है. यहाँ पे बात फर्क हो जाती है. आपकी एक स्टेम होगी और नीचे ऑप्शंस होंगी ABCD या फिर E. किसी में 4 ऑप्शंस होती है, किसी में 5 ऑप्शन होती है. एंड इट इज अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम और आपका एग्जाम जो है वो कंडक्ट होगा कंप्यूटर पे. ठीक है, तो आपके ऊपर स्टेम होगी और नीचे 4 से 5 ऑप्शंस होंगी. अब इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है कि ऑब्वियसली आप सबने तैयारी की हुई है, मल्टीपल बुक्स हैं अवेलेबल पूरी मार्केट में. FCPS मेट सीरीज भी है और बाकी भी 3-4 सीरीज हैं जो कि अवेलेबल है. लेकिन अब बुक्स में जो चीजें होती हैं दे आर बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड्स. दे आर नॉट द एक्चुअल एग्जाम क्वेश्चंस, दे आर नॉट द एक्चुअल स्टेम्स, दे आर नॉट द एक्चुअल ऑप्शंस. बेसिकली वो सिर्फ एक रिकॉल होती है कि जो स्टूडेंट एग्जाम में अपेयर हुआ है उसने आगे बताया है कि ये चीज उसको उसने एनकाउंटर की थी एग्जाम में और उसके बेस पे रिकॉल बन गई. अब उस स्टूडेंट को कितनी वो चीज याद है उसकी बेस पे रिकॉल की ऑथेंटिसिटी होती है.
and obviously the recall's authenticity cannot be checked. चेक हो ही नहीं सकती, इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। तो आपने एक चीज जो इंश्योर करनी है कि जब आप एग्जाम में अपेयर होगे और आप क्वेश्चन को देख रहे होगे, आपने ये चीज साइड पे कर देनी है कि ये क्वेश्चन रिपीटेड है। ये एक बहुत ही बेसिक रीजन है कि FCPS पार्ट 1 लोग फेल करते हैं इस वजह से, क्योंकि बुक्स में रिकॉल्स की क्लियर नहीं होती, पुअर होती हैं, सेल्फ क्रिएटेड तक भी होती है कुछ बुक्स में, ठीक है। लेकिन हम लोग ऑब्वियसली ऐसी चीजों पे नहीं जाएंगे। जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा, यू विल ट्रीट एवरी क्वेश्चन एज अ न्यू क्वेश्चन। अगर आप उस क्वेश्चन को एज अ न्यू क्वेश्चन ट्रीट नहीं करेंगे, देन योर डिसीजन विल बी बायस्ड, योर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड, क्योंकि आपके दिन में होगा ये पहले ही आया हुआ है तो वही कर दोगे। ये नहीं सोचना, एक क्वेश्चन आया है उसकी स्टेम को आपने इस तरीके से पढ़ना है जैसे कि वो एक नया क्वेश्चन है, एक नई स्टेम है। हाँ, अगर वो रिपीट हुआ है वेल एंड गुड, अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है वेल एंड गुड, पीछे से आपने पढ़ के आए हैं वेल एंड गुड। लेकिन अगर आप उसको पहले ही ये ज़हन में रख के सोचेंगे ना कि ये वही क्वेश्चन है जो रिपीट हुआ है, देयर इज a 70 to 80% chance that you will flunk this exam, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट नहीं हो रहे इतने। क्वेश्चन की स्टेम चेंज हो जाती है, क्वेश्चन की ऑप्शंस चेंज हो जाती है, क्वेश्चन का अंदाज चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से उसका आंसर अल्टीमेटली डिफरेंट हो जाता है, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट, ठीक है। तो बेसिकली यू आर नॉट सपोज्ड टू सर्च फॉर थिंग्स दैट यू हैव रेड इन की बुक्स, इन रिकॉल्स बुक्स, इन योर एग्जाम। आपने एग्जाम के अंदर उन कॉन्सेप्ट्स पे बैंक करना है जो आपने पिछले 3 महीने की प्रेपरेशन के दौरान गेन किए हैं, समझे हैं, ठीक है। अब MCQ अटेम्प्ट करने का भी एक अंदाज होता है, एक तरीका होता है। ये जो मैं नेक्स्ट टिप्स दूंगा आपको, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी सिग्निफिकेंट फॉर यू। अगर आप इन टिप्स को सही तरीके से होल्ड ऑन कर लेते हैं तो बिलीव मी दैट यू विल बी एट अ रियली सेफ मार्जिन, कि आप बहुत इजीली एग्जाम जो है वो इंशाल्लाह क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इन टिप्स से थोड़ा सा स्ट्रे करेंगे तो देयर इज अ हाई चांस दैट यू विल प्रोबेबली फ्लंक दिस एग्जाम। तो मेक श्योर कि आप जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करें, और साथ ही साथ एक और चीज़ इंश्योर करें कि आप जो हैं वो इन चीज़ों के साथ बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर रहे हैं ताकि उनका भी इसमें फ़ायदा हो। एक तो चीज़, जब आपके सामने क्वेश्चन आता है, मेक श्योर दैट यू रीड द स्टेम ट्वाइस, एटलीस्ट ट्वाइस, क्योंकि अगर एक लफ्ज़ भी आगे पीछे हो जाता है, द होल ऑरा, द होल क्वेश्चन इज चेंज्ड। तो आपने अटेम्प्ट जो स्टेम है उसको कम से कम 2 दफा पढ़ना है ताकि आपको पता हो कि व्हाट इज एक्चुअली बीइंग आस्क्ड इन दैट क्वेश्चन। और उसके बाद आपने एक और चीज नोट करनी है कि जो ग्रामेटिकल एरर्स होती है ना, अगर स्टेम में उसमें ऑप्शन में किसी में ग्रामेटिकल एरर है तो प्रोबेबली इट इज अ रॉन्ग वन, लेकिन आपको डबल चेक जरूर करना है। लेकिन ये एक देसी तरीका है कि अगर जहाँ पे ग्रामेटिकल एरर आ रहा है प्रोबेबली दैट इज अ रॉन्ग वन, ठीक है। और स्टेम जब आप पढ़ रहे हो, मेक श्योर कि आप उसमें कुछ ऐसे लफ्ज होते हैं जैसे एक्सेप्ट आ जाता है, नॉट ट्रू आ जाता है, फॉल्स आ जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह की चीजें हैं जिसकी वजह से आपका करेक्ट आंसर चेंज हो जाता है। तो आपने इन चीजों को बहुत गौर से पढ़ना है। अगर स्टेम में ये चीज है देन यू विल बेसिकली रीड द ऑप्शंस वेरी केयरफुली। अगर आपने उस एक्सेप्ट, फॉल्स या नॉट ट्रू वाली ऑप्शन को जो स्टेम में है उसको आपने एक साइड पे कर दिया, या आपसे स्किप हो गई, देन ऑब्वियसली यू विल बी मार्किंग द रॉन्ग आंसर। इसके अलावा एक और चीज होती है कि रिसेंटली द सिनेरियोज हैव बीन लॉन्ग। तो अगर सिनेरियो लॉन्ग है, लंबा सिनेरियो है स्टेम के अंदर, हाउ आई वुड प्रेफर रीडिंग एंड अटेम्प्टिंग दैट MCQ इज दैट आई विल रीड द एंड ऑफ द स्टेटमेंट ताकि मुझे पता हो ये पहले पूछना क्या चाह रहा है। उसके बाद आई विल गो थ्रू द ऑप्शंस ताकि मुझे पता हो कि मैंने चूज किन में से करना है, एंड देन आई विल गो ओवर
एंड रीड द होल स्टेम, ताकि मैं स्टेम को एक ओरिएंटेशन से पढूं, मुझे पता हो कि उसने पूछा क्या हुआ है, वो उसमें किस में से मैंने चूज करना है और मैंने किस डायरेक्शन में सोच के उस स्टेम को पढ़ना है, देन इट विल बी इजियर फॉर यू टू अटेम्प्ट दैट एमसीक्यू। ठीक है, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज, आपने स्टेम पढ़ी, आपने ऑप्शंस पढ़ी, आपको लगा ये एक ऑप्शन ठीक है, आपने उसको टिक करके आपने कहा मैं आगे चला जाता, नहीं, इवन इफ यू आर श्योर अबाउट योर आंसर, आपको पक्का है कि इसका आंसर बी ही है, फॉर एग्जाम्पल आपने ए सी और डी पढ़ना है कि उसमें लिखा क्या हुआ है, क्योंकि यू आर सपोज्ड टू चूज द बेस्ट चॉइस क्वेश्चन, बेस्ट चॉइस among the options that are provided. You are not supposed to choose the correct one. You are supposed to choose the best option among them, among those that are given. ठीक है, इंश्योर ये करना है कि अगर आपको लग रहा है कि एक एमसीक्यू की ऑप्शन ठीक है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, तो उसके बाद आपने बाकी भी पढ़नी है, ताकि आपको अश्योरिटी हो जाए कि हाँ ये उससे बेहतर नहीं है। जैसे एक बड़ा मशहूर क्वेश्चन था कि हाँ जी, जैसे वो था कि जी आईसी एक लेबरर है, वो डिहाइड्रेटेड हो गया, उसने 2 लीटर पानी पी लिया, तो बताएं इसमें क्या होगा। तो उसकी मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन दी थी कि आपने किस तरीके से चीज़ें प्रेफर करनी है, जो चीज़ पहले हो रही है उसको पहले प्रेफर करना है, जो बाद में हो रही है उसको बाद में प्रेफर करना है। इसी अंदाज में हो सकता है कि ऑप्शंस इस तरीके से आए, सो यू विल हैव टू ओपन अप योर माइंड एंड यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग ऑल द ऑप्शंस बिफोर यू गो मूव फॉरवर्ड। एक और चीज आपको आनी चाहिए, दैट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड एंड इंटेग्रेट कि आपने ऑप्शंस को रूल आउट कैसे करना है। नहीं जी, तो आपने बेसिकली मेक श्योर करना है कि आपको पता हो कि आपने ऑप्शंस को कैसे रूल आउट करना है। फॉर एग्जांपल, अगर एक क्वेश्चन है जिसके अंदर 2 ऑप्शंस एक जैसी आ जाती है, एक लिखा हुआ है कि जी द पीएच इंक्रीजेस, ठीक है, और एक में आ जाता है कि हाँ मतलब इस तरह रोज ले, एक क्वेश्चन आया आपके पास, एक ड्रग आपने दिया है तो उसकी वजह से यूरिन में क्या इफेक्ट होगा, एक कह रहे थे द पीएच इंक्रीजेस और एक कह रहे थे द यूरिन बिकम्स मोर अल्कलाइन। तो बेसिकली दिस इज वन एंड द सेम थिंग, तो ऑब्वियसली ये दोनों ऑप्शन ही फिर गलत होंगी। तो इस तरह आप रूल आउट करके भी चल सकते हैं, एक्सक्लूजन क्राइटेरिया कहते हैं इसे। आप बाकी चीजें रूल आउट करें जो एंड पे बच जाए, आप उसको भी चूज कर सकते हैं। अच्छा, ये दोबारा से मैं वही बात कर रहा हूँ कि कभी कभी सीपीएसपी ये करता है, कभी कभी क्या, अब तो ये बहुत फ्रीक्वेंट हो गया है पिछली 2 अटेम्प्ट से, कि द सीपीएसपी इज चेंजिंग स्टेम्स, द सीपीएसपी इज चेंजिंग द ऑप्शंस, द सीपीएसपी इज बेसिकली मेडलिंग विद योर माइंड इन दिस रिगार्ड। वो सिनेरियो देते हैं और इस अंदाज में देते हैं कि लग रहा होता है कि ये रिपीट है लेकिन इट इज नॉट रिपीटेड। एक चीज फर्क होती है, तो रीड द स्टेम्स वेरी वेरी केयरफुली। जितना गौर से, जितना ध्यान से आप स्टेम रीड करेंगे, उतने ज्यादा चांसेस हैं कि आप पास करेंगे। एक और चीज, व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग अ पेपर, तो आपने ये बिल्कुल नहीं घबराना कि आपका पेपर पहले कैसा हो रहा है, पहले पेपर आपका अच्छा हो रहा है, पहले पेपर आपका बुरा हो रहा है, दैट डजंट इवन मैटर एट दैट स्टेज। आपके सामने जो एमसीक्यू है वही उस वक्त प्राइम इंपॉर्टेंस वाली चीज है। अगर आपका वो एमसीक्यू ठीक हो जाता है, देन यू विल बी इन अ गुड शेप। अगर आपके फॉर एग्जांपल पिछला पेपर इतना अच्छा नहीं गया, ठीक है, दैट डजंट मैटर कि वो पिछला पेपर आपका कैसा गया। अगर आपका वो एमसीक्यू ठीक हो रहा है, देन यू विल बी इन अ गुड पोजीशन टू पास दिस एग्जाम। ऑब्वियसली देयर इज बेसिकली अ लीवे, आपके पास एक चांस है, आप 25 एमसीक्यूज एक पेपर में या ओवरऑल 50 एमसीक्यूज आप इजीली गलत कर सकते हो, ठीक है। 75% आपने स्कोर करने हैं फ्रॉम 200 एमसीक्यूज, मतलब 150 आपने ठीक करने हैं, 50 का आपके पास चांस है। तो जो क्वेश्चंस गुजर गए हैं, जिन क्वेश्चंस की वजह से आपको इशू क्रिएट हो रहा है,
उसकी वजह से आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन आपके पीछे से गलत, फर्ज करें 2 क्वेश्चंस गलत हो गए हैं, आप उनकी वजह से अगले अगले 5 क्वेश्चंस गलत कर देते हैं, तो ऑब्वियसली यू विल बी एट अ मच वर्स पोजीशन एज कंपेयर टू बिफोर। तो इसीलिए वो अगर 5 क्वेश्चंस आप ठीक कर लेते हैं, वो 2 अगर गलत हो भी गए हैं ना, तो कुछ नहीं होता, दफा करें, दैट इज नॉट एन इशू। आप जो क्वेश्चन एट हैंड है उसके ऊपर सही तरीके से कॉन्सेंट्रेट करें और मेक श्योर करें कि वो नहीं गलत होना चाहिए। इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं ये भी बताता हूँ आपको कि टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करनी होती है, वो मैं अभी आगे इस चीज पे आऊंगा कि पेपर पैटर्न क्या होता है, कितने एमसीक्यूज होते हैं, कितना टाइम होता है, ये मैं अभी इसके बाद आऊंगा। लेकिन मैं ये अटेम्प्टिंग टेक्निक्स इसलिए पहले कवर कर रहा हूँ अपने पूरे सेशन में, क्योंकि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटेग्रल पार्ट, ठीक है। लोग ज्यादातर फेल इसी वजह से होते हैं, उनको यही नहीं पता होता कि उन्होंने किस तरीके से अपने रिस्पॉन्सेज को बेस करना है, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट को इतना इशू नहीं होता, आप एक क्वेश्चन पे बहुत आराम से टाइम लगा सकते हैं। क्वेश्चन को जल्दी खत्म करने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। यू आर नॉट सपोज टू फिनिश द पेपर बिफोर टाइम, यू हैव एम्पल टाइम। एक एमसीक्यू के लिए आपके पास बहुत खुला टाइम होता है, 120 मिनट के अंदर आपने 100 एमसीक्यू करने हैं, 1 मिनट से भी ऊपर टाइम है। कुछ एमसीक्यू होते हैं जो आपको फैक्चुअल होते हैं, जो आपको फटाफट आ रहे होते हैं, आप आधे मिनट में कर लेते हो, 20 सेकंड में कर लेते हो, वो भी टाइम आपका बच रहा होता है। तो जो क्वेश्चन आपको मुश्किल लग रहा है, जो क्वेश्चन रिक्वायर कर रहा है कि आप सोचें उस पर, जिस क्वेश्चन में टाइम चाहिए उस पर टाइम लगाएं, उसको जल्दी से आप साइड पे अटेम्प्ट करके ना रखते। अच्छा, एक और बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, जो नहीं पता होती लोगों को। ऑब्वियसली आपके 2 पेपर्स होंगे ना, पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा, 2-2 घंटे के होंगे, बीच में आधे घंटे की ब्रेक होगी, ठीक है। मतलब कि ये टोटल स्पैन बनता है 4.5 घंटे का। 2 घंटे का पेपर 1, आधे घंटे की ब्रेक, 2 घंटे का पेपर 2, ठीक है। और ये टोटल 200 एमसीक्यूज है। अब जब पेपर 1 में आप फॉर एग्जाम्पल जा रहे हैं, आपको ये नहीं पता होता, अब आपने बेसिकली क्वेश्चन अटेम्प्ट किया एक, पेपर 1 में एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, आपने उसको क्लिक किया ऑप्शन को, आपने सबमिट प्रेस कर दिया। what you need to understand and what you need to know is that कि आपने एक दफा एक क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करके सबमिट कर दिया तो वो क्वेश्चन दोबारा नहीं आएगा। once you have submitted this question, once you have submitted your response, you will not be able to see that question again। इसीलिए जो एक दफा आप देख के करेंगे क्वेश्चन अटेम्प्ट, तो वो सही तरीके से करेंगे। इफ यू आर नॉट concentrating enough on that question and you have marked it wrong and submitted it, then it's gone forever, फिर आप नहीं देख सकते वो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और आप पहले राउंड में अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चंस, कुछ स्किप करेंगे, जो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर लेंगे वो दोबारा नहीं आएंगे सेकंड राउंड के अंदर। सेकंड राउंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो क्वेश्चंस आएंगे जो आपने स्किप किए होंगे। एंड लेट मी टेल यू गाइस, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। तो जब आप दूसरे राउंड में जाएंगे और आपको जो क्वेश्चंस आ रहे हैं जो आपने स्किप किए थे पहले राउंड में, मेक श्योर कि आप सारे अटेम्प्ट करें, कोई नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, ठीक है। तो अगर आप 4 एमसीक्यूज भी करते हो, तुक्के मारते हो, उनमें से 2 भी ठीक हो जाते हैं, तो यू वोंट बी एट अ लॉस। कम से कम तुक्का ही लग के यू विल बी एट अ गुड स्टेज टू पास द एग्जाम, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि एक एमसीक्यू आपके सामने सिर्फ 2 दफा आएगा, सिर्फ 2 दफा। एक दफा राउंड 1 में, और अगर आपने स्किप किया है तो राउंड 2 में आएगा। अगर आपने अटेम्प्ट करके सबमिट कर दिया, इट वोंट बेसिकली अपेयर अगेन। ये वाली बात क्लियर हो गई आपको? अगर ये वाली बात आपको क्लियर हो गई है जो मैं अभी आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो फिर यस लिखें, फिर मैं आगे चलता हूँ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग।
ये चीज समझ लग गई है तो यस लिखें प्लीज, फिर मैं आगे चलता हूँ। ठीक हो गया, अब मैं आगे चलता हूँ जी। ये निहायत इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने भी आपसे शेयर की है। अब कंप्यूटर एग्जाम है, इट इज एन एग्जाम दैट इज बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी, इट इज एन एग्जाम दैट विल बी एन ऑनलाइन एग्जाम। ऑनलाइन एग्जाम का मतलब ये नहीं है कि आप घर बैठ के एग्जाम दे रही है। आपने सेंटर पे जाना है, कंप्यूटर पे लॉग इन करना है, आप एग्जाम दोगे। आप एग्जाम दोगे, आप जो रिस्पॉन्स करोगे वहां पे सबमिट, दैट विल बी सेव्ड ऑब्वियसली इन द ऑनलाइन सर्वर एट द बैक एंड। ठीक है। अब क्योंकि वो एग्जाम ऑनलाइन सर्वर पे बैक एंड में सेव हो रहा है, सो अगर खुदा ना खास्ता आपका कंप्यूटर क्रैश हो जाता है, आपका कंप्यूटर एकदम बंद हो जाता है, आपकी एप्लीकेशन कंप्यूटर की जिसमें एग्जाम खुला हो क्रैश हो जाती है, तो आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, नथिंग टू वरी अबाउट। यू जस्ट नीड टू रेज योर हैंड एंड यू विल हैव टू आस्क द प्रोक्टर्स ऑफ सीपीएसपी, जो हेल्पर्स होते हैं वहां पे, एंड दे आर वेरी एफिशिएंट, दे नो देयर जॉब वेरी वेल, दे आर प्रोफेशनल्स इन देयर फील्ड। आपने अपना हाथ रेज करना है, वो आएंगे, आपको हेल्प करेंगे, और जैसे वो कहते हैं आपने वैसे कर देना है। अगर आप कंप्यूटर स्टक हो गया, आपने फिर भी हाथ रेज करना है और उनको बुला के जो चीज करनी है वो करनी है। रैंडमली बटन्स नहीं दबाने, अन्य माउस नहीं क्लिक करना, ठीक है, इधर उधर, क्योंकि आप ये चीज अफोर्ड नहीं कर सकते कि आपकी खुदाई की वजह से आपका एग्जाम खराब हो। अगर सीपीएसपी की तरफ से कोई इशू होता है दैट इज अनदर थिंग, लेकिन वो कभी हुआ नहीं एज पर माई नॉलेज। हम खुद 1200 स्टूडेंट्स को पढ़ा चुके हैं। दिस बैच दैट विल बी अपेयरिंग, इसके साथ हमारे ऑलमोस्ट 1500 स्टूडेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो हम लोगों ने, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स अपेयर हुए हैं, आज तक ये सुना नहीं है कि कभी इस तरह का मसला हुआ हो। अगर कोई मसला होता है, आपने हैंड रेस करना है, सीपीएसपी वालों को बुलाना है, वो खुद ही डील करेंगे इससे। ये बात क्लियर हो गई है तो यस लिखिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ जी। नेक्स्ट चीज जो इंपॉर्टेंट है इस मामले में वो क्या है? कुछ चीजें जो मैं पहले आपको बताना चाहूंगा कि सीपीएसपी ने एक नया नोटिफिकेशन निकाला था। लेट मी टेक आउट द नोटिफिकेशन फर्स्ट, जस्ट गिव मी अ मिनट। अच्छा, अब बेसिकली एज पर दिस नोटिफिकेशन, जो कि निहायत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, दैट यू शुड नो कि इस दफा सीपीएसपी ने मेक श्योर किया है कि ऑब्वियसली दिस इज द एरा ऑफ पेंडेमिक कोविड-19 एंड यू गाइस विल हैव टू हैव एट लीस्ट वन ऑफ दीज टू थिंग्स। या फिर आपके पास वैक्सीनेशन का कार्ड हो, जो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट होता है। जो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है, इट इज इजीली अवेलेबल ऑनलाइन। आप उसकी पेमेंट करेंगे, आपके पास वो आ जाएगा, वो प्रिंट करके ले जाएंगे। उसका जो लिंक है, जो nadra.gov.pk/nims/सर्टिफिकेट, ये वाला है, ठीक है। वो मैं शेयर भी कर देता हूँ उसके नीचे, एक मिनट करें, मैं शेयर कर देता हूँ ताकि इशू ना हो। दिस इज द लिंक फॉर दैट सर्टिफिकेट। आपने सिंपली इसको ओपन करना है, इसके अंदर अपनी डिटेल्स पुट इन करनी है, पेमेंट करनी है, ठीक है, वाया कार्ड करनी है उसमें, और आपके सामने सर्टिफिकेट आ जाएगा। उसको आप डाउनलोड करें, उसको आप प्रिंट करें और ले जाएं, ठीक है। या तो सर्टिफिकेट होना चाहिए, या दूसरी चीज क्या करनी है आपने, दूसरी चीज, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, आपकी वैक्सीनेशन नहीं हुई, या आपकी वैक्सीनेशन की एक डोज हुई है फिर भी, क्योंकि दोनों डोज होती है तो कंप्लीट होती है ना वैक्सीनेशन। अगर आपकी एक डोज हुई है वैक्सीनेशन की, तो इवन देन
आपने फिर क्या करना है कि आपको अपना कोविड-19 का टेस्ट करवाना पड़ेगा, दैट इज द पीसीआर। पीसीआर रिपोर्ट विद इन द लास्ट 72 आवर्स, मतलब कि अगर आपका एग्जाम 14 को है तो 13, 12 को आपको करवा लेना चाहिए। 12 को कोविड का टेस्ट करवाएं, 12 को ये रिपोर्ट आएगी, 12 घंटे ही लगते हैं या 24 लगते हैं, तो 13 को रिपोर्ट आ जाएगी, 14 को आप एग्जाम में जाने के लिए एलिजिबल होंगे। समझ समझ गए ये बात? तो या तो आपके पास वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट या फिर पीसीआर का टेस्ट। एम आई क्लियर विद दिस? अगर समझ लग गई है तो यस लिखें। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ जी। अगली चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि सीपीएसपी वोंट अलाउ एनी एक्सेप्शंस इन दिस केस। अगर आप कहते हैं कि जी नहीं मैं जाके ट्राई कर लेता हूँ, मुझे एग्जाम में बैठने दें, तो इस केस पे तो कभी सीपीएसपी अलाउ नहीं करने वाला आपको। ठीक है, इसके अलावा ठीक है, एक चीज और सीपीएसपी ने जो नया नोटिफिकेशन निकाला है उसमें लिखी हुई है, द कैंडिडेट्स विल बी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फ्रॉम गैदरिंग इन द कॉरिडोर्स बिफोर एंड आफ्टर फिनिशिंग द पेपर्स और एट द प्लेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लंच और डिनर बॉक्सेस। जो 30 मिनट्स की ब्रेक होती है उसमें यू वोंट बी अलाउड टू इंटरमिंगल विद ईच अदर, टू टॉक विद ईच अदर, एंड यू विल हैव टू स्टे एट अ डिस्टेंस। ठीक है, अब मैं आपको कुछ स्ट्रेस रिलीविंग टेक्निक्स बताऊंगा और आपने किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरीके से एनकाउंटर करना है एग्जाम को, स्ट्रेस किस तरीके से डील करना है, चीजें क्या क्या लेके जानी है और इस तरह की चीजें। जो हमारे अपने स्टूडेंट्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दे हैव द स्टेमिना, दे हैव द स्क्रीन टाइम स्टेमिना। उन्हें पता है कि उन्होंने लॉन्ग टाइम लेक्चर्स कैसे देखने हैं, उन्हें पता है कि उन्होंने टेलीग्राम ग्रुप फॉलो किया हुआ है, 24-24 घंटे फॉलो किया हुआ है, तो उनकी इतनी इशू नहीं होगा, उनको स्क्रीन टाइम देने में या समझने में आंखों पे स्ट्रेस नहीं पड़ेगा। लेकिन जो लोग इस चीज़ से यूज टू नहीं है उनके लिए ऑब्वियसली स्क्रीन टाइम देना मुश्किल होता है। वो जब इतनी घंटे देखते हैं कंप्यूटर की तरफ या स्क्रीन की तरफ तो उनके सर में दर्द शुरू हो जाती है। तो फॉर दैट जो चीजें आपने लेके जानी है, क्या क्या लेके जानी है आपने सेंटर पे, सबसे पहली चीज आपने अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है। नंबर 2, अपना CNIC लेके जाना है इन केस ऑफ एनी एम्बिग्विटी। नंबर 3, कोरोना का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या फिर ठीक है 72 आवर्स पहले करवाई गई पीसीआर रिपोर्ट। चौथी चीज, पेनाडोल की टैबलेट्स लेके जानी है, जो कि मैं रिकमेंड करूंगा कि एग्जाम शुरू होने से पहले ही ले लें, ताकि आपके अगर सर में या इतनी देर बैठने से बैक में दर्द भी होती है तो यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट प्रोफाइलैक्टिकली। ठीक है, मतलब कि क्या क्या चीजें हो गई, एडमिट कार्ड, CNIC, कोविड सर्टिफिकेट वैक्सीनेशन वाला या फिर पीसीआर की रिपोर्ट, पेनाडोल की टैबलेट्स, ये 4 चीजें प्लस आप मास्क लेके जाएंगे, अपना हैंड सैनिटाइजर लेके जाएंगे और ग्लव्स लेके जाएंगे। ये 7 चीजें मस्ट है। इन 7 चीजों में से अगर आपके पास कोई एक चीज भी मिसिंग है यू विल प्रोबेबली हैव एन इशू। ठीक है, और जो एग्जाम वाला टाइम होता है वो वैसे ही बहुत स्ट्रेसफुल होता है, तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि इस स्ट्रेस से बचने के लिए आप ये चीजें मेक श्योर करें हैं आपके पास। क्या क्या, एडमिट कार्ड हो, CNIC हो, कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या फिर PCR टेस्ट विद इन द लास्ट 72 आवर्स, पेनाडोल टैबलेट्स, साथ ही साथ आ जाती है आपकी
हैंड सैनिटाइजर्स, ये अपनी अपनी बॉटल लेके जानी है, ये सीपीएसपी ने लिखा भी हुआ है इवन। ग्लव्स एंड मास्क, ठीक है, इंश्योर करना है कि ये चीजें आपके पास हों। लेट मी पोस्ट इट राइट अवे ताकि आपको इशू ना हो। जस्ट गिव मी अ मिनट। ये चीजें ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका सेंटर जहां पे बना है वो कहाँ पे है, जहां से आपने जाना है उससे कितना दूर है। यू शुड नो द टाइम ऑफ कम्यूट, कि आपको आपके घर से सेंटर तक कितना टाइम लगता है। अगर आपको ये पता है कि ये 20 मिनट का रास्ता है, आई वुड एडवाइस आप 50 मिनट पहले निकले, आधा घंटा फिर भी निकाल के निकले। पता नहीं होता, ट्रैफिक फंस जाती है, जैम हो जाती है, ये भी नहीं पता होता कि मौसम कैसा है, गाड़ी ब्रेक डाउन हो सकती है, हजार इश्यूज हो सकते हैं। तो अगर आप घर से आधे घंटे का लीव लेके निकलेंगे तो यू विल बी इन अ मच बेटर पोजीशन एंड यू विल बी लेस ट्रेन्ड। एक चीज, दूसरी चीज, सेंटर पे ऑब्वियसली आप 20 से 30 मिनट पहले पहुंचे ताकि आप वहां पे जाके थोड़े से यूज टू हो जाए माहौल के। लेकिन जो चीज इंश्योर करनी है कि आप लोग कभी भी ये नहीं करेंगे कि उधर पहुंच के एग्जाम की बातें डिस्कस करने लग जाएं, आप उधर पहुंच के कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने लग जाएं, एमसीक्यूज डिस्कस करने लग जाएं। ना ना ना, दिस इज नॉट एट ऑल रिकमेंडेड। बिल्कुल भी ये चीज रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। तो आपने उधर पहुंच के भी एग्जाम डिस्कस नहीं करना। एग्जाम पास होने के लिए 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे जो टॉप पे है ना वो अल्लाह तवक्कल है। अगर आपका तवक्कल स्ट्रांग है, अगर आपको यकीन है कि आपने अपनी तरफ से 100% एफर्ट दिया है एंड यू हैव लेफ्ट एवरीथिंग अपॉन अल्लाह सुब्हानहू तआला, तो what I can assure you कि Allah subhanahu wa ta'ala's decisions are always the best. What he decides for you, what he plans for you, ठीक है, is nothing but the best. आपके मुताबिक उस एग्जाम की क्लियर करने की वर्थ चाहे जितनी मर्जी हो, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आपको उस टाइम पे ये वाला एग्जाम क्लियर करवाएंगे जब आपके लिए वो मोस्ट अप्रोप्रिएट और बेस्ट टाइम होगा। अगर वो आपके लिए बेस्ट टाइम नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के प्लान में वो आपके लिए अप्रोप्रिएट टाइम नहीं है, तो वो एग्जाम क्लियर नहीं होगा। इसीलिए पुट योर होल हार्टेड एफर्ट इन, हैव करेज, have belief in your abilities, and most importantly have belief in Allah subhanahu wa ta'ala. उस जात ने अगर चाहा कि आपको ये एग्जाम क्लियर हो जाए, सीपीएसपी कुछ नहीं कर सकता, वो आपको फेल कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर आपके लिए वो चीज बेस्ट है ही नहीं, आपके फैमिली सर्कमस्टांसेस, आपके करियर सर्कमस्टांसेस, आपकी फ्यूचर लाइफ उसके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको यहाँ पे रोक लेंगे। आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर दो शायद, आप उससे नेक्स्ट में क्लियर कर दो शायद। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला के प्लान को ना कभी चैलेंज करना चाहिए, ना कभी क्वेश्चन करना चाहिए, ठीक है। अल्लाह तवक्कल जाए इस बिलीफ से कि इंशाल्लाह 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 ये एग्जाम क्लियर होगा, अगर आपके लिए बेहतरीन होगा, ठीक है। पहली चीज अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे तवक्कल, दूसरी चीज आपकी प्रेपरेशन, तीसरी चीज आपको स्ट्रेस डील करना आता है या नहीं। अगर आप स्ट्रेस में आके क्वेश्चंस गलत करने लग जाएंगे या फिर पेपर 1 के बाद निकल के आपस में डिस्कस करने लगे, अच्छा ये भी क्वेश्चन गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, फिर पेपर 2 में फजूल चीजें, फजूल इजी क्वेश्चंस भी गलत कर आते हैं, तो ऑब्वियसली द ब्लेम विल बी ऑन यू। इसीलिए डिस्कशन नहीं करनी, ना पेपर से पहले ना पेपर के दौरान, बाद में अगर करना चाहते हैं शौक से करें, ठीक है, ताकि आपकी
एग्जाम टेकिंग एबिलिटी, एग्जाम डे जो आपकी एबिलिटी है, एग्जाम डे परफॉर्मेंस है, वो एनहांस हो, वो बेहतरीन हो। अच्छा जी, इसके बाद एक चीज, अल्लाह तवक्कल निहायत निहायत इंपॉर्टेंट चीज है। ये आप जितना मर्जी इस पे कम स्ट्रेस, जितना स्ट्रेस भी करी जाए ना इस पे, ये बात उतनी ही इंपॉर्टेंट है। अल्लाह तवक्कल जाए, सेंटर पे 20 से 30 मिनट पहले पहुंचे, उधर पहुंच के कुछ डिस्कस ना करें। और सेंटर जाने से पहले रात को, आखिरी रात में आप बिलीव भी कुछ भी नहीं कर सकते, तो इसलिए अपनी नींद ना खराब करें। आप अगर रात को 7 से 8 घंटे प्रॉपर नींद लेके जाते हैं, तो व्हाट आई कैन इंश्योर यू इज कि आप अपनी परफॉर्मेंस जितनी आपकी नॉर्मल होगी ना, उससे आप कम से कम 15 एमसीक्यू ज्यादा ठीक करके आएंगे। क्योंकि आपका बैकग्राउंड नॉलेज जो है ना, वो काम करने लग जाता है। आपकी जो ब्रेन की एबिलिटी है वो बढ़ जाती है, वो एनहांस हो जाती है। जो आपने चीजें 5-5 4-4 साल पहले पढ़ी होती हैं, या 4-4 5-5 महीने पहले पढ़ी होती हैं, वो क्लिक कर रही होती है, वो आपको याद आ रही होती है। तो इंश्योर ये करना है आपने कि आप जो है वो बेसिकली नींद पूरी करके जाएं, और सुबह नाश्ता भी अच्छा करके जाएं, ताकि आपको हाइपोग्लाइसीमिया ना हो। इंश्योर करें कि आप नाश्ता अच्छा करें, अंडा पराठा इस टाइप की चीज़ खा लें बेशक, ठीक है, ताकि थोड़ा सा आप अपनी सेंसेस में रह के एग्जाम दें। अगर आपका इवनिंग की या नाइट की शिफ्ट है, तो उसमें ऑब्वियसली लंच आप अच्छा करके जाएं। लेकिन वही वाली बात है कि आपने अल्लाह तवक्कल चलना है, स्ट्रेस नहीं लेना, ना पहुंच के डिस्कशन करनी है, ना पेपर के बीच में डिस्कशन करनी है, नींद पूरी लेके जानी है, खाना अच्छा खा के जाना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नमाज। 2 नफल हाजत के एग्जाम से पहले पढ़ने हैं, और 2 नफल शुक्राने के, आपको जैसा मर्जी लगा एग्जाम, बाद में जरूर पढ़ने हैं, कि अल्लाह ताला ने आपको इस काबिल बनाया है कि यू हैड द करेज टू अपेयर इन दिस एग्जाम। बहुत से लोग होते हैं जो डर के मारे ही नहीं अपेयर हो रहे होते, उनकी 5-5 6-6 अटेम्प्टें निकल जाती हैं कि जी नहीं, तैयारी पूरी नहीं हो रही है, हम अपेयर नहीं हो रहे। अल्लाह ताला ने आपको इस काबिल बनाया कि आप कंपीट करें इतने लोगों के साथ। तो 2 नफल हाजत के पहले और 2 नफल शुक्राने के बाद में मस्ट है। अच्छा, फिर एग्जाम से पहले पैनाडोल की टैबलेट ले लें, ताकि आपको कोई हेडेक ना हो और आपको कोई बैक एक ना हो। अगर जो बीच में भी टाइम आता है ब्रेक का, पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में, उसमें भी आप इंश्योर करें कि आप पैनाडोल ले लें, अगर आपके सर में दर्द शुरू हो गई है हल्की हल्की। एक और चीज, यू हैव टू यूज वॉशरूम बिफोर द एग्जाम एंड बिटवीन पेपर 1 एंड पेपर 2। उसकी रीजन मैं बताता हूँ कि आप पानी तो पी सकते हैं, बल्कि वाटर बॉटल भी साथ ले जाएं, दैट वुड बी बेटर। क्योंकि मैंने सुना था कि पिछली दफा सीपीएसपी ने अलाउ किया था वाटर बॉटल के लिए, ठीक है, तो वाटर बॉटल भी आप नहीं लेके जा सकते हैं। लेकिन इफ यू हैव टू यूज द वॉशरूम, तो आपको पेपर कंप्लीट करना पड़ेगा। आप पेपर के बीच में मिड वे में वॉशरूम नहीं जा सकते। तो पेपर 1 शुरू होने से पहले वॉशरूम यूज करें, पेपर 1 और पेपर 2 के जो ब्रेक है उसके अंदर वॉशरूम यूज करें, ठीक है। even if you are not feeling the need to go to the washroom, make sure you go to the washroom, क्योंकि एग्जाम जब शुरू हो जाता है तो उसके बाद ऑब्वियसली यू वोंट बी अलाउड टू यूज द रेस्टरूम। अब मैं कुछ आपको, जो एफसीपीएस पार्ट 1 है ना, उससे जो टाइम की चीजें होती है ना, वो मैं बताता हूँ आपको कि टाइम रिलेटेड फैक्ट्स जो है इसके, वो क्या है। पेपर 1 में 100 एमसीक्यू है और आपके पास 2 घंटे हैं। पेपर 2 में भी 100 एमसीक्यू है और उसमें भी आपके पास 2 घंटे हैं। अब क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2 में 2-2 घंटे हैं और 100-100 एमसीक्यू है, और बीच में इसकी आएगी आधे घंटे की ब्रेक, जो लंच या डिनर बॉक्सेस आपको मिलेंगे उसमें, ठीक है। तो ये है टाइम फ्रेम। लेकिन एक और चीज मैं आपको बताऊं, पेपर 1 और पेपर 2 जो भी हो ना, मेजोरिटी लोगों के 1 घंटे 30 मिनट, 1 घंटे 40 मिनट खत्म हो जाते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट को इशू नहीं होता है इतना, ठीक है। तो आपने जो चीज़ इंश्योर करनी है ना, वो ये है कि जो मैं बताना चाह रहा हूँ, जिसके लिए ये मैं बात लेके आया हूँ, क्या है कि अगर आप पेपर 1 खत्म करते हैं, फर्ज करें 1 घंटे 40 मिनट में, तो पेपर 2 अपने टाइम पे शुरू होगा।
आपके पेपर 1 जल्दी खत्म करने से पेपर 2 जल्दी नहीं शुरू हो जाना आपका। पेपर 2 ने अपने टाइम पे शुरू होना है, एक चीज। दूसरी चीज क्या है कि पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, 1 घंटा आपको बैठना पड़ेगा, इधर यू हैव अटेम्प्टेड द एग्जाम और नॉट। 1 घंटे के बाद आप हॉल छोड़ सकते हैं, 1 घंटे से पहले आप हॉल नहीं छोड़ सकते। इज दिस क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? अगर समझ लग गई है तो यस लिखें। क्वेश्चन है जी, लैब कोट पहन के जाना होता है? नहीं नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है, बल्कि सीपीएसपी तो एनकरेज करे कि पीपीई पहन के आए। आगे चलते हैं। एग्जाम के बाद पेपर डिस्कस नहीं करना, सुकून करें, चिल करें, 2 नफल शुक्राने के पढ़ें कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने आपको इस काबिल बनाया है। रिलैक्स करें, रिजल्ट का वेट करें। रिजल्ट 7 से 10 दिनों के बीच में आ जाता है, मोस्टली 8th डे पे आ जाता है। ठीक है, दुआ जारी रखें अपने लिए भी और अपने दोस्तों के लिए भी। एडमिट कार्ड के कुछ लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। एडमिट कार्ड में बेसिकली ईमेल आ जाएगी आपको, अगर आपको बाय पोस्ट रिसीव नहीं होता तो अगर आप ईमेल भी प्रिंट करके ले जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एडमिट कार्ड कहते हैं, तो दैट इज सेम एज द वन दैट यू वुड हैव रिसीव्ड बाय द पोस्ट। हाँ जी, यही है, यही चीजें थी जो मैं आपको कहना चाह रहा था। एक क्वेश्चन आया है, सर वी हैव टू स्कोर 75 इन बोथ पेपर्स कंबाइंड और सेपरेटली 75। इकट्ठे मिला के 75% करना होता है। ठीक है, मतलब कि यू विल हैव टू attempt 75 150 out of 200 MCQs correctly. So this was the session that was very very important. It will also be uploaded on our YouTube channel too. ठीक है, तो आप उस पर भी देख सकते होंगे, स्टडी मेट की पेज पे भी आ जाएगा, मेट एग्जाम एक्सपर्ट की पेज पे भी आ जाएगा। ठीक है, तो कोई क्वेश्चंस क्वेरीज हैं तो आई एम ऑल अप फॉर इट। स्पेशली जो जूम वाले कैंडिडेट्स हैं, दे कैन जस्ट रेज देयर हैंड्स एंड वी कैन टेक देम ऑनलाइन। कोई क्वेश्चंस कोई क्वेरीज हैं तो आप पूछ सकते हैं, अपना हैंड रेज करें, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। यू कैन डायरेक्टली कन्वर्स विद अस। एनाटॉमी के एमसीक्यूज कैसे आते हैं? एनाटॉमी के एमसीक्यूज बेसिकली आते जो है ना, जो अब रिसेंटली आ रहे हैं वो तो बहुत अच्छे एमसीक्यूज आ रहे हैं। नर्व इंजरीज से बहुत आ रहे हैं, ठीक है, रोटेटर कफ से बहुत आए हैं। ठीक है, फिर रिलेशंस पूछते हैं लेकिन उस अंदाज से नहीं पूछते जैसे पहले रट्टे रट्टे वाले पूछते थे। ठीक है, तो अच्छी चीजें पूछ रहे हैं, वो वाली चीजें जो वाकई आनी चाहिए, जो हमने इवन लेक्चर्स में पढ़ाई हुई है वही पूछ रहे हैं। कोई और क्वेश्चंस, कोई और क्वेरीज? क्वेश्चन आया जी, रिवीजन का बता दें लास्ट वीक की। अब रिवीजन जो है लास्ट वीक की, इस टाइम पे आपकी जो भी आपने वन लाइनर बुक पढ़ी हुई है वो करेंगे। ठीक है, जो भी आपने रिसेंट पेपर्स की बुक्स पढ़ी हैं, हम लोग तो एफसीपीएस मेड गोल्ड रिकॉल सीरीज कहते हैं। ठीक है, 11 वाली करेंगे, फेब्रुवरी के पेपर्स करेंगे, मतलब कि सितंबर नवंबर और फेब्रुवरी के पेपर्स कम से कम करके जाएंगे आखिरी दिनों में। आपकी वन लाइनर बुक आप करके जाएंगे,
जो आपने राबिया अली पढ़ी हुई है उसके अंदर जो मार्क्स चीजें हैं वो करके जाएंगे। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं हम उनको ये लाजमी कहेंगे कि 2 दिन लगा के लेक्चर्स को ऊपर ऊपर से गो थ्रू कर लें जो उन्होंने नोट्स बनाए हुए हैं। कोई और क्वेश्चंस, कोई और क्वेरीज, वरना फिर ये सेशन एंड करते हैं। आई रियली होप दिस सेशन वाज हेल्पफुल, और इसको आप अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। दिस सेशन इज द कोर टू क्लियरिंग दिस एग्जाम। अगर आपको ये समझ लग गई है ना कि आपने किस तरीके से अटेम्प्ट करना है पेपर, ठीक है, तो आप इजीली एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। इंशाल्लाह यू गाइस विल डू ग्रेट इन दिस एग्जाम। हमारी सबकी दुआएं आपके साथ हैं। ऑल द बेस्ट विशेस विद यू गाइस। मे अल्लाह सुब्हाना ताला हेल्प यू इन दिस एग्जाम and in the future too. All the best from Team Med Exam Expert and the Study Mate, and hopefully we will meet you again as successful candidates of the June attempt 2021. Thank you so much for your time. This is Dr. Ahmed Hassan, the Chief Mentor and Program Head for MBBS and FCPS Part 1, Team Med Exam Expert and Study Mate, signing off. Jazakallah khair. Allah Hafiz.